हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं निशांत कुमार भारती, टारगेट क्लासेस से। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ और रीजनिंग का सेट नंबर 11 का सॉल्यूशन। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का सेट नंबर 11 का डिस्कशन। 1 से 10 तक का सेट का सॉल्यूशन आपका यूट्यूब चैनल पर डाला गया है, जिसका नाम है टारगेट क्लासेस निशांत सर। और अगर किन्हीं को PDF अगर चाहिए, अगर किन्हीं को भी PDF चाहिए सेट का, कि सेट अगर बनाना चाहते हैं घर पर, ठीक है, तो PDF के लिए वो हमको कांटेक्ट करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जिसका नंबर है 9234286249। नंबर को एक बार फिर से सुनेंगे, 9234286249। जिनको भी सेट चाहिए, ठीक है, सेट मिलता है सुबह में 7 बजे और इसका सोल्यूशन मिलता है 8 बजे मॉर्निंग में। तो सेट अगर बनाना चाहते हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ और रीजनिंग का सेट नंबर 11। ध्यान देना, आज हम लोग का जो होगा सेट, वो सेट नंबर 11 का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सेट नंबर 11 का। तो चलिए आते हैं पहला क्वेश्चन पर। देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या है, जो आराम से एक एक चीज़ को समझते चले जाना है। पहला क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी संपत्ति को विभाजित करता है पुत्र, पत्नी और पुत्री में। देखो समझना है यहाँ पर कि सबसे पहले उसके पास है पुत्र। ठीक है, पुत्र है, एक है पत्नी और एक है उसका पुत्री। उसके पास 3 व्यक्ति है, एक पुत्र है, एक पत्नी है, एक पुत्री है। और रेशियो जो है वो दिया हुआ है पुत्र और पत्नी का। जो रेशियो, पुत्र का रेशियो 3 और पत्नी का रेशियो 1। और वहीं रेशियो अगला भी दिया हुआ है पत्नी और पुत्री के साथ, यानी पत्नी का रेशियो भी 3 है और पुत्री का रेशियो 1। यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे तो पता होगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 1 को 3 से गुना करेंगे 3 और 3 तिया 9। यानी पुत्र को मिला 9 रुपया, पत्नी को मिला 3 रुपया और पुत्री को मिला 1 रुपया। और यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में कि पुत्री को पुत्र से 10,000 कम मिला। देखो भाई, पुत्री को पुत्र से 10,000 कम मिला, यानी पुत्र और पुत्री के धनराशि का जो अंतर है वो 10,000 का। और यहाँ पर जो अंतर है वो कितना का है, 8 का। और निकालना है क्या, तो कह रहा है क्वेश्चन में पुत्र से इतना कम शेयर मिलता है तो पूरी संपत्ति का मूल्य कितना होगा। तो 9 3 12 और 1 13। अब देखो भाई, इसको काटेंगे तो इसको काटोगे तो कटेगा, ये 8 से कटेगा, 8 है कहीं 8, 2 और 0, 8 दूनी 16, 4 और 0, 8 5 40, यानी 1250 है ना। तो 1250 गुने 13 कर लीजिएगा, आपका जो राशि होगा 125 गुने 13, 125 गुने 13, यानी हो जाए कितना, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 1 7 और ये 3 और ये 5 2 1, यानी 5 7 5 12 6, यानी हो जाएगा 16,250। यानी उसके पास टोटल शेयर का जो राशि है वह है 16,250 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखिए करना क्या है ना, बीच में उस पद को रखेंगे जो दोनों में इन्वॉल्व होगा। तो दोनों रेशियो में कौन इन्वॉल्व था, पत्नी, तो पत्नी को हम बीच में रखें। आते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कह रहे किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान, देखो भाई बायोलॉजी लेने वाले छात्रों का जो संख्या वो 72% है। ठीक है, 44% गणित लिया, यानी मैथ लेने वालों की जो संख्या वो कितना है, 44%। अब अगर देखा जाए कि 72 और 44 टोटल होता है 116, लेकिन परसेंटेज का इक्वल वैल्यू जो होता है वो 100 होता है। इसका मतलब 16% ज़्यादा है। इसका मतलब है 16% तो वैसा छात्र होगा जो बायो और मैथ दोनों लिया होगा। यानी बायो प्लस मैथ का अगर वैल्यू देखा जाए तो 116 में से 100 को घटा देंगे, यानी बायो और मैथ का जो वैल्यू है वो 16% है। और यहाँ पर दिया हुआ है दोनों विद्यार्थियों की संख्या 40, यानी 40 जो हो 16 जो होगा वो 40 के बराबर। और निकालना क्या है, तो कह रहा है कक्षा में विद्यार्थी ने टोटल, यानी कैसे गुना करेंगे, 100 से। देखो भाई 8 से काटोगे 8 दूनी 16, 8 5 40 और 2 से कटेगा 50, यानी 50 गुने 5, यानी टोटल जो छात्र की संख्या वो 250। आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है, 1500 रुपया की कोई धनराशि 2 भागों में इस प्रकार उधार दिया जाता है कि एक भाग का 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का। देखो भाई
पहला का जो रेट है वो 10% और ये समय जो मेरा है वो 5 वर्ष का, ठीक है। दूसरा जो है वो मेरा रेट जो है वो 12.5% का है और इसका जो समय है मेरा वो है 4 वर्ष का। अब हम लोग सिंपल सा देखो, हमेशा एक बात हम आप लोग को बताते हैं क्या कि अगर साधारण ब्याज निकालना हो तो रेट और समय को मल्टीप्लाई करना, यानी कि 10 है कितना 50, इसका साधारण ब्याज 50 और इसका भी निकालेंगे तो 50, यानी दोनों का एसआई आपस में क्या है बराबर है। और जब एसआई दोनों का आपस में बराबर है तो मूल्य भी जो होगा वो बराबर बराबर बांटेगा। तो टोटल राशि है 1500, तो 1500 का बराबर बराबर अगर हिस्सा अगर निकाला जाए यानी दोनों का जो राशि होगा 750 होगा, ठीक है। या तो 12.5% का भी 750 होगा, 10% वाला भी 7 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का ये सही बराबर है, ये सही बराबर यानी रेशियो समान होगा, यानी 1500 रुपया के 2 बराबर भागों में डिवाइड करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर है कि पाइप एक्स एक टंकी को 20 घंटा में भरता है और बाई उस टंकी को 35 घंटा में। देखो एक्स जो है वो भरता है 20 घंटा में और बाई जो है वो भरता है 35 घंटा में। टोटल काम एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा 140, है ना। यानी एक्स का जो एफिशिएंसी होगा वो कितना हो जाएगा 7 और बाई का जो एफिशिएंसी होगा वो 4 हो जाएगा। अब कह रहा है कि दोनों पाइपों को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है और यदि पाइप बाई को पहले खोला जाता है, इसका मतलब है बाई 1 घंटा में 4 काम किया और एक से घंटा में 7 काम। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 घंटा में जो काम होता है वो 7 और 4 11 काम। अब देखो भाई 11 को ऐसा संख्या से गुना करना है कि 140 से कम आना चाहिए, यानी अगर हम इसको 12 से गुना करते हैं, अगर 13 से गुना करते हैं तो 13 गुनी 11, 13 से गुना करते हैं ना, तो 13 से अगर गुना करेंगे तो 13 गुनी 11 कितना हो जाएगा? तो 143 ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको कैसे गुना करेंगे? 13 से नहीं 12 से, तो 12 दूनी 24 यानी 24 घंटा में हो जाएगा कितना? तो 11 गुनी 11 121, 12 गुनी 11 कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ये हो जाएगा 12 गुनी 11 यानी ये 12 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 132, यानी 132 कम तो हो गया, ठीक है। अब देखो भाई 24 घंटा में 132 कम हो गया, करना था 140, यानी बचा काम कितना? 8 काम। अब यहाँ पर समझना है कि काम को शुरू कौन किया था? बाई। अब 24 के बाद 25वां घंटा काम चाहिए ना, 25वां कहने का मतलब 25 मेरा विषम है, तो जब विषम दिन आएगा, गौर समझिएगा, जब विषम दिन आएगा तो जो काम को शुरू करेगा वहीं समाप्त करेगा, और अगर सम दिन आता तो जो काम को शुरू किया उसको छोड़कर, तो विषम आ रहा है तो जो काम को शुरू किया तो शुरू कौन किया था? शुरू किया था बाई, तो बाई का एफिशिएंसी कितना? 4, यानी 1 दिन और करेगा। ये देखो 24 दिन, उसके बाद ये डायरेक्टली 2 दिन ही करेगा, 1 दिन करेगा, तो 1 दिन करेगा तो 4 काम करेगा, यानी कहने का मतलब 24 दिन तो इधर लगा, ठीक है। और 24 दिन में क्या काम किया? 132 काम, और 24 दिन में प्लस 1 दिन और हो गया, तो टोटल हो गया के दिन? 25 दिन। और 25 दिन में कितना काम होता है? 132 और 4 कितना? 136, ठीक है। लेकिन हमको करना है कितना? तो हमको करना 140, तो बचा काम कितना? 4, और ये जो 4 बचा वो कौन करेगा? एक्स करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो कि 25 के बाद 26 आएगा सम संख्या, तो सम जो आएगा जो काम शुरू किया था उसको छोड़ कर करेगा, यानी ये हो जाएगा 7। अब इसी को पूर्णांक में निकालना, तो 25 75 से 175 और 4 हो जाएगा 179 बटा कितना? 7 घंटा। अगर घंटा में तो घंटा और दिन में है तो दिन में, ठीक है। 179 बटा 7, ठीक है। देखो फिर से समझते इस चीज़ को, यहाँ पर समझो बात को, ये सारा का सारा घंटा में तो घंटा ही होगा। देखो हम क्या की कि सबसे पहले एक्स का जो एक्स करता था 20 दिन में, बाई करता था 35 दिन में, टोटल काम 140, यानी एक्स का एफिशिएंसी 7। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एक्स जो है वो 1 दिन में 7 काम करेगा और बाई जो है वो 1 दिन में 4 काम करेगा। अब दोनों अल्टरनेट काम कर रहा है, यानी 1 दिन और 1 दिन 2 दिन, है ना, 2 घंटा, 2 घंटा में क्या काम? 7 4 11 काम। तो हम इसको क्या किए? हम 12 से गुना किए। जब 12 से इसको गुना किए तो ध्यान देना हीरो कि 12 गुनी 11 बराबर 132, यानी 24 घंटा में 132 काम हो गया, 24 घंटा में 132 काम। अब 25वां घंटा में कौन करेगा? बाई करेगा, तो बाई के काम करेगा? 4 काम, तो 25 घंटा में हो जाएगा 132 और 4 कितना? 136 काम, ठीक है। 25 घंटा में 136, लेकिन करना था कितना? 140, यानी बचा कितना? 4, और ये 4 काम को कौन करेगा? एक्स, तो एक्स का एफिशिएंसी कितना? 7, यानी 179 बटा 7 घंटा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखा जाए 5 नंबर क्वेश्चन। x बराबर है
8AB बटा A प्लस B, ठीक है। और मान निकालना है x प्लस 4A बटा x माइनस 4A प्लस x प्लस 4B बटा x माइनस 4B। देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त अलजेब्रा का, ठीक है। देखो डायरेक्टली भी इस प्रकार के क्वेश्चन को बना सकते हैं। जब x का कोई वैल्यू दिया हुआ रहे और ये दोनों जो है सेम डिजिट है, बस चिन्ह उल्टा दे दिया है, तो डायरेक्टली इसका आंसर जो आएगा वो 2 आएगा। कितना आएगा? 2। डायरेक्टली भी कर सकते एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है। C एंड D के फॉर्मेशन में जब डिजिट रहेगा तो डायरेक्टली वैल्यू कितना आएगा? 2। लेकिन हम लोग इसको सीखते हैं बनाने के लिए। चलिए कैसे बना सकते हैं तो समझते हैं। देखो इसको अगर हम लोग एक रूल पढ़े हैं C एंड D का, समझना आराम से। होता क्या है कि अगर कोई टर्म a प्लस बी बट्टा ए माइनस बी के फॉर्मेशन में रहेगा तो इसको लिखते हैं a बट्टा क्या लिखते हैं b, ठीक है। a बट्टा b लिख दें। अब देखो x इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको a और इसको b, तो a प्लस बी बट्टा ए माइनस बी, यानी हो जाएगा ये a बट्टा b। तो b के जगह पर क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। सेम वहाँ भी देखेंगे तो a के जगह पर x हो जाएगा और b के जगह पर क्या हो जाएगा? 4b। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप x का मान रख सकते हो। लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा हम हल करेंगे तो बता ही रहो, एलसीएम का जो वैल्यू आएगा वो 4ab होगा। 4a यानी कि हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो अगर x को अगर कॉमन निकाला जाए, यहाँ पर x यहाँ भी आएगा, x इसमें भी आएगा, तो 4ab, तो b बचेगा, तो ये हो जाएगा b और प्लस कितना हो जाएगा? a। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई x का मान, तो x का मान रख देते हैं 8ab और बटा a प्लस b, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई इंटू b प्लस a है, इंटू b प्लस a है, तो b प्लस a भी लिख सकते हैं या a प्लस b लिख सकते हैं। और बट्टा में क्या है? 4ab। गौर से देखा जाए ये वाला पद से ये वाला पद कटेगा, 4ab से 8ab कटेगा, के बार में? 2 बार में। तो राइट आंसर मेरा हो जाएगा 2, ठीक है। 2 इज द राइट आंसर। बनाना भी नहीं एग्जाम में, देखने में डिजिट, देखने में देखा जाए क्वेश्चन तो बड़ा है, लेकिन बनाना नहीं है। डायरेक्टली हम लोग को मान कितना आएगा? 2। कब? जब C एंड D के फॉर्म में रहेगा। या तो बनाओगे तो सिंपल सा तरीका है बनाने का। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। देखा जाए 6 नंबर में है कि tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा बराबर है 1। तो कह रहा है थीटा का मान क्या होगा? एक चीज़ याद रखना है कि अगर tan थीटा के मल्टीपल में वैल्यू अगर 1 रहेगा, लिख लीजिएगा कि यदि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 बराबर 1 दिया हुआ रहे, ठीक है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 का जो योग होगा वो ऑलवेज कितना डिग्री के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर। कब? जब थीटा 1 और थीटा 2 का मल्टीप्लाई किसके बराबर हो? 1 के बराबर। यहाँ देखो दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर? 1 के बराबर। तो थीटा 1 और थीटा 2 का जो योग होगा वो 90 डिग्री के बराबर। तो 2 इधर और 3 इधर, तो 3 और 2 कितना? 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा का जो वैल्यू होगा वो 80 डिग्री, ठीक है। यानी राइट आंसर हो जाएगा 18 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC। चलो भाई ABC एक त्रिभुज है। उसके बाद कह रहा है कौन B और कौन C का आंतरिक द्विभाजक। आंतरिक द्विभाजक का मतलब होता है अंदर वाले को 2 बराबर भागों में काटने वाला। और आंतरिक द्विभाजक किस बिंदु पर काटता है? O बिंदु पर काटता है। तो कह रहे क्वेश्चन में BOC का मान 102 डिग्री। देखो भाई ये वाला कोण जो है ना वो 102 डिग्री का दिया हुआ। तो कह रहा है कोण A का जो वैल्यू होगा, कोण BAC का वैल्यू क्या होगा? कोण BAC का वैल्यू क्या होगा? देखो हम लोग 2 चीज़ जानते हैं। सबसे पहले अंतः कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु अंतः केंद्र होता है, यानी वो जो मेरा सेंटर होगा वो क्या होगा? इन सेंटर होगा, यानी कि अंतः केंद्र होगा। क्यों? क्योंकि अंतः कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु है। और जब इन सेंटर अगर रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग को एक चीज़ याद रखना होगा कि कोण BOC बराबर हो जाएगा 90 प्लस कोण AY2, ठीक है। इन सेंटर में अंतः केंद्र रहेगा तो BOC का जो मान होगा 90 प्लस कोण AY2 के बराबर होगा। और कोण BOC का मान 102 है, यानी 90 प्लस हो जाएगा कोण AY2। अब देखो 102 में से 90 घटेगा 12 को 2 से गुना करेंगे तो कोण A का वैल्यू जो होगा 12 दूनी 24 डिग्री, यानी राइट आंसर हो जाएगा 24 डिग्री, ठीक है।
तो एग्जाम में एक और क्वेश्चन आपका देता है, ये तो इन सेंटर था, अंदर काट रहा था। कभी कभी क्वेश्चन क्या कहेगा ना कि इसको बाहर बढ़ाएगा और बढ़ाने से ये जो समद्विभाजक जो होगा ना इस बिंदु पर काटेगा। तो जब बाहर जब काटेगा तो सेम चीज़ होता है, ठीक है, बस यहाँ पर माइनस प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा, यानी कि इसका फार्मूला आ जाएगा 90 माइनस कोने बाई 2। ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 8 नंबर। 5 प्लस 62 डिग्री। देखो यार, क्वेश्चन नंबर 8, 5 प्लस 62 डिग्री और कह रहा 22 डिग्री प्लस 22, है ना। समपूरा का मतलब क्या, दोनों कोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर। तो 5 और 1 6, 6 बाई 62 और जोड़ेंगे तो हो जाए कितना, 84। 84 घटेगा तो 96, यानी वाई का जो वैल्यू होगा वो 16 डिग्री। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है किसी व्यक्ति को नाव द्वारा किसी गंतव्य पर धारा के अनुकूल जाने तथा धारा के प्रतिकूल प्रस्थान बिंदु पर लौटने में 5 घंटा का समय लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार धारा के साथ जाएगा और एक बार धारा के विपरीत आएगा ना। तो धारा के साथ जाएगा तो नाव का चाल और धारा के चाल को जोड़ना है, और धारा के विपरीत आएगा तो नाव के चाल में से धारा के चाल को घटाना। अब देखो हीरो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नाव का चाल जो मेरा है, नाव का जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। और धारा का जो चाल है, धारा का जो चाल है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक है। अब जाएगा एक बार धारा के साथ और आएगा धारा के विपरीत, और तब टोटल समय लगता है 5 घंटा का। तो अगर दूरी को अगर d मानते हैं और धारा के साथ जाएगा तो बताओ 14 हो जाएगा, धारा के विपरीत आएगा तो 6, और समय लगता है 5 घंटा। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 14 दूनी 28, 14 3 42, है ना, यानी 3D और प्लस हो जाएगा 7D इक्वल टू हो जाएगा 5, यानी 7 और 3 10D बराबर हो जाएगा 42 गुने 5, 5 दूनी 10, 1 दूनी 42, यानी डिस्टेंस जो मेरा होगा वो 21 किलोमीटर का होगा। 10 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा, मसा निकालना है ना। तो भिन्न का मसा बराबर होता है अंश का मसा बटा हर का लसा। देखो भाई, जब दशमलव में जब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले देखो 0.32 है, 2.72 है, 12.8 है और 14.4 है। तो दशमलव हटाओगे तो 32/100 हो जाएगा, 4 से कटेगा तो 8/25। सबसे पहले इसको छोटा रूप में ले लेना है, 272/100 होगा, 4 से कटेगा तो हो जाएगा 4 छक्का 24, 4 8 32 और बट्टा 25। जब इसको करोगे तो हो जाएगा 128/10 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 64/5। और जब इसको हल करोगे तो 144/10 हो जाएगा, यानी कि 72/5। जब भी मसा निकालना हो या तो लसा, तो सबसे पहले इसको छोटा फॉर्म में लाना है। छोटा फॉर्म में लाने के बाद भिन्न का मसा बराबर होता है अंश का मसा बटा हर का लसा, ठीक है, अंश का मसा। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला का मसा निकालना। तो 8 68 64 72 का मसा अगर देखा जाए, ध्यान देना है, तो मसा कितना आ जाएगा, मसा आ जाएगा 4, और लसा अगर निकाला जाए 25 25 5 5 का तो हो जाएगा 25। तो 4/25 का मतलब 25 चौसा 0.16 है ना, यानी 0.16 इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर बन जाएगा 256, 16 का वैल्यू है तो निकालना है 256, है ना। तो 16 हो जाएगा, और के अंक के बाद दशमलव अगर हो तो 3 3 6 2 8 है, तो 4 अंक के बाद दशमलव 16 से भागा दोगे तो हो जाएगा 1, लेकिन 4 अंक के बाद दशमलव तो 0.00001 हो जाएगा। आई होप कि ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप लोग बना लीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अब 12 नंबर में √54 प्लस √150 का जो वैल्यू है वो a के बराबर है। अब देखो भाई, 54 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 9 6 का 54, और इसको लिख सकते हैं 5 रे 25 6 का 150।
5 और 3 कितना 8√6 का जो वैल्यू होगा वो a के बराबर होगा। क्या कोई दिक्कत है? तो यहाँ से कह सकते हैं कि सर √6 का जो वैल्यू होगा वो a/8 के बराबर होगा। एक मान हमको निकल गया, √6 का जो इक्वल वैल्यू है वो a/8 के बराबर है। और हमको मान निकालना है √96। देखो डायरेक्ट लिखते हैं √96 क्या लिखेंगे 4√6, 4 × 4 16 × 6 96, पता है ना तोड़ने का। और 216 को लिखेंगे 6√6। तो जोड़ो इसको, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, √6 बता √6 का वैल्यू कितना है a/8 है। अब काट दोगे तो 5a/ क्या हो जाएगा 4, 5a/4 इज राइट ऑप्शन। अब 5/4 को 1.25 लिख सकते हैं ना, तो ऑप्शन में 1.25 दिया हुआ है। छोटे छोटे चीज़ को समझते जाओ। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करना है, एक संख्या का वर्ग है, ध्यान देना, एक संख्या है मान लेते हैं x और इसका वर्ग करेंगे तो x² हो जाएगा। करा उसी संख्या के दुगना से, तो संख्या हो गया 2x का दुगना और +3 ज़्यादा। अब इसको करना क्या, यहाँ से मान को ऑप्शन से रख कर देख लो सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर। क्वेश्चन करे किराने की दुकान दो अलग अलग विक्रेताओं से पैक किए गए 600 बोतलें। देखो भाई टोटल बोतल जो मेरा है मेरे पास वो कितना है 600 बोतल को जो है वो 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। 600 बोतल को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। एक भाग जो है वो 20% है और दूसरा जो भाग है वो 80%। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर 600 का अगर 20% अगर देखा जाए तो पहला जो बोतल होगा वो 120 बोतल प्राप्त करता है ना। और दूसरा अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 480 बोतल, यानी दूसरा व्यक्ति के लिए दुकान के लिए कितना बोतल होता है 480 बोतल। नेक्स्ट आते हैं, अब कह रहा है क्वेश्चन में एक बोतल का क्रय मूल्य 25 है। विक्रेता 2 के माल की समीक्षा करने के बाद दुकानदार को पता चलता है कि 25% माल सिर्फ 1 दिन की अवधि तक है और वह माल वापस लौटाने का फैसला किया। देखो पहला दुकानदार के साथ कोई कंडीशन नहीं, दूसरा के साथ है, इसका 25% जो है वो माल को लौटाता है। तो टोटल 480 बोतल है, तो 480 का 25% अगर निकालोगे तो 25 बटा कितना हो जाएगा 100, यानी कहने का मतलब कि 120 बोतल को वो लौटा देता है। अब देखो भाई कितना राशि लौटाएगा, तो 120 बोतल लौटा रहा है और एक बोतल का दाम है 25 रुपया, तो 120 बोतल का दाम निकालेंगे तो 120 गुने 25 है ना 3000 रुपया। आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गाँव में बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घरों के बिजली का कनेक्शन प्राप्त कराने का नियम है। विद्युतीकरण की दर 75% है। तो देखो 1200 घर है, 75% है ना। 75% का मतलब क्या होता है 3/4, पता है ना 75/100। तो ये 1 साल का, अगला निकालेंगे फिर 3/4 हो जाएगा। अब इसी को हल कर लेना, 4 से कटेगा कितना बार में 300 बार में, और ये 4 से कटे के बार में 75 बार में, ठीक है 75 बार में। तो कर 2 साल बगैर बिजली कनेक्शन का, अच्छा बगैर बिजली कनेक्शन का रहा ना, तो 3/4 का कनेक्शन हो रहा है, तो नहीं हो रहा है कितना का 1/4 का, इसका भी हो जाएगा 1/4, यानी टोटल वैसा घर की संख्या क्या हो जाएगा 75 गो। 75 गो वैसा घर की संख्या होगा जिसके पास कनेक्शन नहीं है। ऐसे भी कर सकते हो कि 75% के पास कनेक्शन होता है 1 साल में, तो नहीं होता 25%, और 25% का मतलब 1/4 होता है ना। तो 1200 का 1/4, अगला वर्ष का फिर इसका 1/4, तो टोटल हो जाएगा 75 घर। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। देखा जाए 17 नंबर क्वेश्चन पर कह रहे एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाले एक स्टीरियो सिस्टम क्रमशः 10%, 15% की छूट पर खरीदता। देखो हीरो अगर क्रय मूल्य का अगर दाम निकाला जाए तो 2000 तो दाम लगा हुआ है, लेकिन 10% का छूट देगा तो 90/100 हो जाएगा, है ना। फिर 15% का छूट 85/100, लेकिन उसके बाद कह रहा है 70 रुपया और खर्च करता है, तो 70 को इसमें क्या करना है जोड़ देना। जब इसको हल करोगे तो 1600 आ जाएगा। तो CP का वैल्यू 1600, SP का जो वैल्यू है वो 2000 है। अब पता है कि खरीदा 1600 में और बेचा 2000 में, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो लाभ हो रहा है उसका वो कितना का हो रहा है 400 का। परसेंटेज निकालना है बाई 100 और गुने CP है 1600, यानी टोटल जो लाभ हो रहा है वो 25% का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। कह रहा राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 सिक्के, सिक्कों का 20% 5 रुपया का है, 25% 10 रुपया का, 15% 2 रुपया का और शेष 1 रुपया मूल वर्ग में है। देखो भाई सिक्का कैसा कैसा है, तो 5 रुपया का है,
10 रुपया का है, 2 रुपया का है और 1 रुपया का है। ठीक है। देखो यहाँ से निकालते हैं सिक्का। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि सिक्कों के रूप में 210 रुपया, ये रुपया में दिया हुआ है। ठीक है। जहाँ पर स्पेस थोड़ा सा ना वो राशि है, तो राशि उसके पास टोटल कितना है 210, और कह रहा है इसका 20% 5 रुपया का। तो टोटल सिक्का ले लेते हैं 100 को, तो 100 का 20% हो गया 20 गो। ठीक है। अब कह रहा 25%, तो 25 गो। उसके बाद 15%, तो 15 गो। और शेष तो 25 और 15 हो गया 40, 20, 60, शेष बचा कितना 40। अब चाहिएगा तो इसको भी रेशियो निकाल सकते हो। अगर रेशियो निकालोगे तो 5 से कटेगा 4, 5 25, 5 तिया 15, 8 5 40। अब पता है कि जब सिक्का का रेशियो मालूम है तो मूल निकालेंगे। तो 5 रुपया का 4 सिक्का तो मूल हो गया 20 रुपया, 10 रुपया का 5 सिक्का तो मूल हो गया 50, 2 रुपया का 3 सिक्का 6, 1 रुपया का 8 सिक्का तो 8। टोटल राशि मेरे पास है 210। यहाँ पर 50, 20, 70, 70 और 8 78 और 6 हो जाएगा कितना 84। ओके। तो निकालना क्या, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या बताओ। 1 रुपया का सिक्का के 8 होगा, तो 8 से गुना करेंगे। 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 से कटेगा 21, ये कटेगा 10, तो 8 रुपया का 1 रुपया का सिक्का टोटल हो जाएगा 20 गो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो 19 नंबर क्वेश्चन। जिन व्यक्ति को समझने में, जिन बच्चों को समझने में ज़रा सा भी दिक्कत होगा ना, डायरेक्टली आप हमको कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं, या तो फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैथ बनाने का कोई एक तरीका नहीं होता है। देखो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पी अकेला एक कार्य को 18 दिन में करता है और पी और क्यू एक साथ 15 दिन में। पी करता है 18 दिन में, ठीक है। पी प्लस क्यू करता है 15 दिन में। क्या यहाँ से हम क्यू का वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या, तो 2 व्यक्ति में 1 व्यक्ति घटाना है तो गुना करके उसके अंतर से भागा, यानी 18 पचे कितना हो जाएगा 90, है ना। आते हैं अब देखो भाई, पी जो होगा वो 18 दिन में करता है, क्यू जो होता है वो 90 दिन में। पता है टोटल काम हो जाएगा 90, यानी इसका इफिशियंसी 5 और इसका इफिशियंसी हो जाएगा 1। क्वेश्चन कर रहा है कि 10 दिन उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, 10 दिन के बाद क्यू ने कार्य छोड़ दिया और पी को अकेले उस कार्य को पूरा, पी को शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगा। देखो 10 दिन के बाद क्यू ने कार्य छोड़ दिया, क्यू छोड़ दिया, इसका मतलब है क्यू एक दिन में एक काम, तो 10 दिन में 10 काम छोड़ दिया, तो टोटल काम में 10 को जोड़ दो, यानी कि टोटल काम हो गया कितना 100। टोटल काम हो गया कितना 100, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में पी को शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा। देखो भाई कह रहा है पी को शेष कार्य करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन में करता है, ठीक है ना। उन्होंने एक साथ क्या करा, 10 दिनों के बाद क्यू ने, अच्छा 10 दिन के बाद दोनों मिलकर शुरू किया और 10 दिन के बाद, तो बताओ यहाँ पर थोड़ा सा हीरो कि पी प्लस क्यू जो है वो 10 दिन में क्या काम करेगा, तो 5 और 1 6, तो 10 6 का 60 कार्य। टोटल काम था 90, 60 कार्य कर लिया, बचा कार्य कितना 30। अब क्यू काम को छोड़ दिया तो पी करेगा, इसका मतलब है कि शेष काम जो पी जो है वो के दिन में करेगा 6 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो भाई 20 नंबर क्वेश्चन। बीस नंबर क्वेश्चन है, टाइम वर्क का यहाँ भी है। ए एक काम को अकेला 11 दिन में करता है और बी को इस कार्य को 16 दिन। देखो भाई ए करता है 11 दिन में, बी जो है वो 16.5 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में 5.5 दिन लगता है, जबकि बी को इस अकेले करने में, सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में, सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में 5.5 दिन। सी के साथ मिलकर, यानी कहने का मतलब कि ए प्लस बी प्लस सी, है ना, और तब लगता है के दिन 5.5 दिन। सी और डी मिलकर 22 दिन में करता है। अब कह रहा है सी प्लस डी मिलकर के दिन में करता है 22 दिन में करता है, तो डी अकेला इस कार्य को कितना दिन में करेगा। देखो भाई हम क्या करते हैं, देखो वही काम करते हैं, एलसीएम टोटल काम निकाल देते हैं हम, एलसीएम, ठीक है। अब देखो अगर एलसीएम अगर निकाला जाए, 11 है, 16.5 है, 5.5 है और ये है 22, यानी टोटल काम जो मेरा होगा, एलसीएम निकालेंगे
तो एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाला का लसा यानी कि 11 हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 33 बटा कितना 2, और ये हो जाएगा 11 बटा कितना 2, और ये 22, यानी लासा जो होगा वो कितना हो जाएगा 33 दूनी 66 और मासा 1, यानी टोटल जो काम होगा वो कितना हो जाएगा 66, यानी ए का जो इफिशियंसी होगा वो 6 होगा, बी का जो इफिशियंसी 16 4 64 4 हो जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी का जो इफिशियंसी होगा वो कितना होगा, तो इसको भागा दोगे 66 तो 12 25 60 यानी 12 हो जाएगा, ठीक है। और सी प्लस डी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखो तो ए का इफिशियंसी 6 है, बी का इफिशियंसी 4 है, ठीक है, समझना ही रहो। ए का क्षमता 6 है, बी का क्षमता 4 और तीनों का क्षमता 12, तो कह सकते हैं कि यहाँ से सी का जो इफिशियंसी होगा 6 4 10 यानी 12 में से 10 को घटा देंगे, यानी कि सी का क्षमता कितना होगा 2। अब सी प्लस डी का क्षमता 3 है, जिसमें सी का क्षमता है 2, तो डी का जो क्षमता होगा वो 3 माइनस 2 बराबर कितना 1 हो जाएगा, है ना। अब करा डी को अकेला काम करना है तो टोटल काम है कितना 66, और डी का इफिशियंसी है कितना 1, यानी डी को लगेगा के दिन 66 दिन, ठीक है। चलो फिर से समझते हैं। देखो ए करता है 11 दिन में, बी करता है 16.5 और ए प्लस बी प्लस सी 5.5 और सी प्लस डी 22, टोटल का एलसीएम हो जाएगा 66। तो ए का क्षमता 6, बी का क्षमता 4, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 12 और सी प्लस डी का क्षमता 3। पता ना क्षमता निकालने के लिए टोटल वर्क में से जो जिसका एलसीएम निकालना है उससे भागा देते हैं। अब यहाँ पर एक बात बताओ यार कि ए का क्षमता 6 है, बी का क्षमता 4 है, तो ए प्लस बी का क्षमता 10 और ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता 12, यानी सी का क्षमता 12 में से 10 घटेगा 2, ठीक है। अब बताओ सी का क्षमता अगर 2 है और सी प्लस डी का क्षमता 3 है तो डी का क्षमता 1 हो जाएगा। तो कह रहा है डी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम 66, डी का क्षमता 1 यानी 66 दिन हो जाएगा, राइट आंसर। आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। देखा जाए 21 नंबर। एक निश्चित धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में प्राप्त होने वाला, देखो भाई रेट जो मेरा है वो 12.5% का है, ठीक है, 12% का, और समय जो मेरा है वो कितना है 5/2 का मतलब 2.5 वर्ष, और दूसरा में कह रहा है रेट मेरा 10% का और समय जो मेरा है वो 3.5 वर्ष का। अब देखो इससे पहले भी एक क्वेश्चन था हम बताए थे, साधारण में निकालोगे तो गुना करोगे तो इसका 30 रुपया और इसका आ जाएगा 35 रुपया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और दोनों में अंतर कितना का है, दोनों में अंतर 50 का, 50 रुपया कम मिला। यहाँ पर अंतर कितना का है 5 का, निकालना है राशि के से गुना 100 से, यानी हो जाएगा 1000 रुपया। आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 10,000 को 2 राशि को 2 वर्ष के लिए निवेश करेगा 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। देखो भाई एक मेरा लगाता है SI पर और एक मेरा लगाता है CI पर, ठीक है। रेट जो मेरा है वो कितना है 5% का, रेट मेरा है 5% का, ठीक है, रेट मेरा है 5% का, और समय जो मेरा है वो कितना है 2 वर्ष का। तो बताओ रेट मेरा 5% का, समय मेरा 2 वर्ष का, तो यहाँ से साधारण ब्याज जो होगा 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। अब बताओ रेट मेरा 5% का, समय मेरा 2 वर्ष का, लेकिन CI क्या होता है, तो CI निकालने के लिए बोलते हैं 2R + R² बटा 100, तो 5 दूनी 10 यानी 10 दशमलव कितना आ जाएगा 25, है ना, 10.25। तो कह रहा दोनों में अंतर। अब देखो टोटल राशि मेरे पास है 10,000, अंतर कितना का 0.25% बट्टा क्या हो जाएगा 100, 2 0 और 2 0, यानी कहने का मतलब डिफरेंस जो मेरा होगा वो क्या रुपया का होगा 25 रुपया का। आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। तेईस नंबर है सुधा की आयु राधा से दुगना है। देखो भाई एक सुधा है और एक राधा है, सुधा हो गया S, राधा हो गया। सुधा का जो आयु है राधा से दुगना है, सुधा का आयु राधा से दुगना, यानी राधा अगर X है तो सुधा हो जाएगा 2X। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि राधा की आयु में 6 वर्ष घटाया जाए, राधा कितना है X में से 6 को घटा दिया गया, और कह रहा है क्वेश्चन में सुधा की आयु में 4 वर्ष बढ़ाया जाए, सुधा की आयु में क्या करता है 4 वर्ष बढ़ाया जाता है, यानी सुधा हो गया 2X + 4, ठीक है। 4 वर्ष जब बढ़ाया जाता है तो राधा से 4 गुना अधिक होता है। चलो भाई 4 गुना अधिक, तो 4 से गुना कर दो, दोनों को बराबर हो जाएगा। अब इसको हल करोगे रोता जाएगा 4x - 24 बराबर 2x + 4, यानी 2x बराबर 28, तो x का वैल्यू 14,
अब बताओ x का वैल्यू 14, तो सुधा का जो उम्र होगा 14 दूनी 28 और राधा का जो उम्र होगा वो 14 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन को गौर से देखना है कि 2 वर्ष पहले का कह रहा है, तो ये हो जाएगा 26 वर्ष का और 12 वर्ष का, 12 वर्ष का और 26 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 24 नंबर। देखा जाए 24 नंबर। 4 अंकों को आरोही क्रम में रखने पर क्रमशः डब्ल्यू एक्स, आरोही का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा है डब्ल्यू, फिर है एक्स, फिर है वाई और फिर है जेड, ठीक है। और सबसे छोटे 3 अंकों का औसत, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई, और औसत का मान है 22.5, तो 25.5, औसत का मान है 25.5, तो 25 या 75 और एक यानी 76.5, ओके। और जबकि सबसे बड़े 3 अंक, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इसका औसत दिया हुआ है 29.5, तो 29 हो जाए कितना, 90 और पॉइंट यानी 1.5 घटेगा, यानी कि हो जाए कितना 88.5, ठीक है। अगर हम इसको घटा देंगे तो देखो तो चिन्ह नीचे का बदल जाएगा, तो ये से ये कटेगा, ये से तो हो जाएगा डब्ल्यू माइनस जेड बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12, ठीक है। अब देखो भाई हमको निकालना है परास, तो पता होना चाहिए कि परास का मतलब होता है बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे, बड़ा वाला में से छोटा वाला, यानी कहने का मतलब जब इसमें से इसको घटाएंगे तो चिन्ह चेंज होगा, तो जेड माइनस डब्ल्यू, माइनस के जगह पर क्या हो जाएगा प्लस, यानी परास जो होगा वो 12 का होगा। आते हैं 25 नंबर। 25 नंबर में औसत निकालना है, तो सब चारों को जोड़कर 4 से भागा, 2000 प्लस 1000 प्लस 3500 प्लस 5500, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 26 नंबर है कि मैरी को एक आयताकार बगीचे का एक चक्कर लगाने में 30 मिनट का और शीला को लगाता है 45 मिनट, और दोनों कम मिलेगा, तो 30 और 45 का एलसीएम निकाल लेना है। 30-45 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 180 आ जाएगा, और 180 आ जाएगा 30-45 का एलसीएम 90 आ जाएगा। 90 मिनट का मतलब क्या होता है, 90 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा और 30 मिनट। तो 9 बजे चलना शुरू किया और 1.5 घंटा लगा, यानी 10:30 पर मिला। 27 नंबर क्वेश्चन पर आ जा। सत्ताईस नंबर क्वेश्चन पर समझो। समान गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाते व्यक्ति क्रमशः 6 सेकेंड और 6.4 सेकेंड में पार करता है। पहला व्यक्ति 4.5 के स्पीड से और दूसरा व्यक्ति 6.3 किलोमीटर। तो रेलगाड़ी का चाल, देखो भाई रेलगाड़ी का चाल निकालना है, तो रेलगाड़ी का चाल मान लेते हैं x। रेलगाड़ी का जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो पहला व्यक्ति का जो स्पीड है वो 4.5 का है, दूसरा व्यक्ति का जो स्पीड है वो 6.3 का है। देखो दूरी को इक्वल करना है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, ठीक है। और एक ही दिशा में जाते हुए, जब विपरीत में जाएगा तो चाल को जोड़ते हैं, पता है। एक ही दिशा में जाता है तो चाल को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो चाल को घटाएंगे तो रेलगाड़ी का चाल x है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से इधर गुना 5 तो कट जाएगा, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब समय, तो पहला का जो समय मेरा दिया हुआ है, ध्यान देना, पहला का जो समय है वो 6 सेकेंड का है, ठीक है। और दूसरा का देखो इसका भी एक ही दिशा में चल रहा है, तो चाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और इसका समय है कितना सेकेंड का, तो इसका समय दिया हुआ है कितना, तो इसका समय है 6.4 सेकेंड का। दूरी आपस में क्या है, बराबर होगा। अब इसी को हल कर लेना। देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा और समय सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे हीरो, तो 5/18 इधर भी 5/18 इधर भी, तो दोनों साइड कट जाएगा, उसीलिए नहीं लिखे हैं। देखो दशमलव अगर हटा दो तो यहाँ पर हो जाएगा 0, ठीक है। 4 से कटेगा ये कितना बार में, 15 बार में, और ये कटेगा कितना बार में, 16 बार में, 16 × 4 = 64, तो जाएगा 15x और माइनस, चलो भाई इसको गुना कर दो, 4.5 गुने 15 करोगे, दशमलव हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी 135/2। 135/2 का मतलब हो जाएगा 135/2 का मतलब हो जाएगा 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 67.5। और इसको करोगे तो 16x माइनस हो जाएगा 63.3 गुने 16, दशमलव हटाओगे बटा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 63 गुने 16 कितना हो जाएगा, 63 एक 36 18 6 का 36 और 1 37, 3 और 6 यानी हो जाएगा 8 7 3 10 6 3 9, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा 100.8 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 100.8। अब देखो इधर ले जाओगे तो x = कितना हो जाएगा, तो इसमें घटेगा, तो 100.8 में से 67.5 को घटा देना, यानी कि 3 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा 100 में से यानी हो जाएगा 33, यानी 33 दशमलव कितना हो जाएगा 3, यानी रेलगाड़ी का जो चाल होगा वो 33.3 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। हम क्या किए हैं, दूरी को बराबर कर दिया, और दूरी बराबर पता एक होता है चाल गुने समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 28 नंबर। देखा जाए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो यदि धारा की विपरीत दिशा में लिया गया समय n, धारा की दिशा में लिया गया समय और शांत जल में x और धारा की चाल y होते हैं, x और y का अनुपात क्या होगा। देखो भाई, दूरी मान लेते हैं कि माना उसके बीच का जो दूरी है, माना है दूरी d मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो अब कह रहा है क्वेश्चन में समय जो है वो n है। देखो डिनोट कर रहा है किससे, तो समय को डिनोट कर रहा है n से, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में शांत जल में नाव का जो चाल है, शांत जल में नाव का जो चाल है वो x है, ठीक है। और धारा का जो चाल है वो क्या है, y है। तो देखो शांत जल में चाल है, इसका मतलब क्या है, नाव का चाल है। अब देखो एक बार धारा के साथ जाएगा तो चाल जुटेगा, और एक बार धारा के विपरीत आएगा तो चाल क्या होगा, घटेगा, ठीक है। चाल क्या होगा, घटेगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में क्या तो कह रहा है क्वेश्चन में तो x अनुपात y का वैल्यू, इसका हमको रेशियो निकालना है, ठीक है। तो समय बराबर देखो दूरी बटा चाल, यानी समय है ना, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। अब देखो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या, तो ये जो मान मेरा पहले n का वैल्यू ये हो गया और उसके बाद फिर n का वैल्यू ये हो गया, ठीक है। देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, दूरी से दूरी तो कट जाएगा, हमको निकालना है किसका वैल्यू, तो कह रहा है x और y का जो मान होगा वो कितना होगा। अच्छा, धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय n दिया होगा, ठीक है। धारा के विपरीत, तो विपरीत में चाल घट गया और इसका समय दिया हुआ है किसके बराबर है, n के बराबर। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, ठीक है। अब देखो d से d क्या हो जाएगा, कट जाएगा, d से d कट जाएगा। अब अगर इसको अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हल किया जाए इस प्रकार, तो देखो इसको यहाँ n तो ऊपर चला जाएगा तो तिरछा गुना करोगे तो हो जाएगा n इंटू एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा x माइनस वाई। तो n का अगर मान निकाला जाए, n का जो मान निकाला जाए तो हो जाएगा x माइनस वाई और बटा हो जाएगा x प्लस वाई। लेकिन हमको रेशियो किसका कह रहा है, ध्यान देना है, हमको कह रहा है x और y का। अब देखो अगर तिरछा अगर गुना भी करोगे तो कोई दिक्कत है। देखो इसको अगर हम लिख सकते हैं, देखो सी एंड डी के फॉर्म ये दिखाओ, n को n बटा 1 लिख सकते हैं। तो देखो a c बटा डी, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इस प्रकार कर सकते हो कि एक मान प्लस वाला और एक मान माइनस वाला, ठीक है। यानी a प्लस बी, देखो अभी बताए थे a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर रहेगा c बटा डी। तो लिखेंगे a बटा बी बराबर हो जाएगा c प्लस डी बटा c माइनस डी। तो ध्यान देना है कि एक बार इसको क्या करना है, घटाना, और एक बार इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो बराबर हो जाएगा x बटा कितना, y, ठीक है। तो n प्लस 1 बटा n माइनस 1, उल्टा कर रहे हैं थोड़ा सा। देखो भाई यहाँ से फिर से समझो बात को। कह रहा है क्वेश्चन में कि धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय बराबर n धारा की दिशा में लिया गया समय। अच्छा, धारा की दिशा में यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दी है, ठीक है। देखो फिर से समझो, दूरी को हम मान लिए हैं d, समय दिया हुआ n, ये समय किसका दिया हुआ, तो धारा के साथ लिया गया जो समय है वो धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय के बराबर है। तो देखो भाई समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी मान लेते हैं d और धारा के विपरीत चाल हो जाएगा x माइनस वाई, धारा के साथ चाल होगा x प्लस वाई, और किसके साथ, तो धारा के साथ लिए गए समय के बराबर है। तो d से d क्या हो गया, कट गया, d से d कट गया। अब देखो इसको अगर तिरछा अगर गुना करोगे तो हो जाएगा n इंटू एक्स माइनस वाई बराबर हो जाएगा x प्लस वाई। तो हो जाएगा n बराबर हो जाएगा x प्लस वाई बट्टा x माइनस वाई, ठीक है। अब देखो ये तो आपका ऑप्शन नहीं, हमको मान निकालना है x बट्टा वाई का, ठीक है। यानी a प्लस बी बट्टा a माइनस बी है तो इसको a बट्टा बी लिखें, और इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यही आपका ऑप्शन दिया होगा n प्लस 1 बट्टा n माइनस 1। आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर है, दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3, ऊंचाई का अनुपात पाइन की, एक बेलन का आयतन 160 घन ईंटाई हो तो दूसरे का। देखो भाई बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर
पाई आर स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और एच का मान हो गया 5। ठीक है, तो अब देखो 5 चौक कितना 20, 20 पाई हो गया। और इसका निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर 3 तिया 9, एच का मान 3, तो ये हो जाएगा 20 पाई हो जाएगा 9 तिया 27 पाई, 9 तिया कितना हो जाएगा 27 पाई। अब देखो जाके 20, अब इसका जो वॉल्यूम दिया वो किसके बराबर है, 180 घन सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, 160 है, 160 है, किसके बराबर 160। तो भाई देखो भाई कि 20 पाई जो है वो 160 के बराबर, नहीं कितना गुना कर रहा है 8 गुना, तो ये भी 8 गुना हो जाएगा। तो 27 पाई को जब 8 से गुना करोगे, 27 पाई को 8 से, तो 8 7 56 और 8 दूनी 16, यानी कि कितना हो जाएगा 216 पाई। ठीक है, अब पाई में नहीं दिया हुआ है, केवल 160 घन है, तो पाई यहाँ भी नहीं था तो पाई यहाँ भी नहीं होगा, सीधे 8 गुना है तो यहाँ भी 8 गुना हो जाएगा। एक 160 घन पाई रहता था, 216 घन पाई। देखो हम क्या किए, पहला का रेडियस 2 है, दूसरा का जो रेडियस है वो 3 है। पहला का हाइट है 3 और इसका हाइट 5 और इसका है 3, तो ये रेडियस है। ठीक है, ये R1 है, ये R2 हो गया। ठीक है, अब देखो ये जो है मेरा वो हाइट है, यानी कि ये H1 है और ये क्या है H2 है। तो आयतन निकालोगे तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 2 दूनी 4 5 कितना हो जाएगा 20, और इसको करोगे 3 3 9 3 कितना 27, और ये जो है वो किसके बराबर 160 के बराबर है। तो 8 गुना है, तो यहाँ भी 8 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 216। ठीक है, चलिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य का मतलब क्या होता है कि a + b/2 और माध्य दिया हुआ है कितना 7, और गुणोत्तर माध्य का मतलब क्या होता है √ab, और इसका मान दिया हुआ कितना 2√10। अब बताओ हीरो कि यहाँ से a + b का जो मान निकालोगे 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। यहाँ से अगर ab का मान अगर निकालोगे तो गुना करोगे, इधर स्क्वायर तो स्क्वायर होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना हो जाएगा 400। यानी 2 ऐसा संख्या चाहिए जिसको जोड़ने पर 14 और गुना करने पर 400। क्या संभव है, तो कहेगा हाँ सर है। कौन कौन 10 और 4, तो एक संख्या हो जाएगा 10 और दूसरा हो जाएगा 4। तो ये तो था आपका मैथ। चलो भाई थोड़ा सा रीजनिंग का हिंट देते हैं। रीजनिंग पर आ जाओ 31 नंबर क्वेश्चन पर। देखो भाई साइलोलिज्म का एक क्वेश्चन है, करे कुछ घर कुर्सियाँ हैं, कुछ घर, ये क्या है घर है, और कुछ घर जो है वो क्या है कुर्सी है, ये क्या हो गया कुर्सी हो गया। आराम से समझना। करे सभी खिड़की दरवाजे हैं, करे सभी घर खिड़की, अब करे सभी जो घर है वो क्या है खिड़की है, ये हो गया खिड़की। सभी घर जो है वो क्या है खिड़की है। और कह रहा है सभी घर दरवाजे, अब सभी घर भी जो है वो क्या है दरवाज़ा, तो ये हो गया दरवाज़ा। अब देखो 3 गो निष्कर्ष है। पहला कह रहा है कुछ दरवाजे खिड़की हैं, तो दरवाज़ा, कुछ दरवाज़ा खिड़की हैं, तो दरवाज़ा खिड़की इसके अंदर है तो कुछ होगा। कह रहा है कुछ कुर्सियाँ घर हैं, कुछ कुर्सी क्या है घर है, काट रहा एक दूसरे का, तो भी होगा। उसके बाद कह रहा है कुछ खिड़की कुर्सियाँ हैं, ये भी होगा, यानी कि तीनों का तीनों क्या है सही है। इसी प्रकार कर लीजिएगा। 32 नंबर, 33 नंबर चिन्ह को रखना है, हल करना है ना। 36 नंबर क्या क्या है, तो 3 दूनी 6, यानी दुगुना करके 1 घटाया, 5 दूनी 10, दुगुना करके 2 घटाया, 8 दूनी 16, दुगुना करके 3 घटाया है, 22 दूनी 44, दुगुना 13 दूनी 26, दुगुना करके 4 घटाया है, तभी दुगुना करके 5 घटेगा, तो 22 दूनी 44 में से 5 घटा दोगे तो 39 हो जाएगा। उसी प्रकार 37, 38, 39 इधर बन जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर, थोड़ा सा हिंट देते हैं, समझो 43 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा हरी को याद है उसके पिता का 13 और 16 जून के बीच में, 13 के बाद तो 14 हो सकता है या तो 15 हो सकता है। ठीक है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके 14 और 18 की, यानी कि 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17। तो दोनों में डेट कौन सा टकरा रहा है, 14 नहीं टकरा रहा है, कौन टकरा रहा है 15, यानी कहने का मतलब कि जन्मदिन जो होगा वो 15 जून का होगा। आते हैं देखो भाई थोड़ा सा 47 नंबर से आ जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट पजल दिया आपका 47 से 50 तक का पजल। देखो भाई 47 से लेकर 50 तक 7 गो मित्र है। कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, जी तक है, 7 गो है ना, 7 गो। और कह रहा है कि 4 पुरुष और 3 महिला, इनमें से हर एक का पेशा अलग अलग है। जैसे स्टॉक ब्रोकर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, बैंकर, हर एक की पढ़ाई PS VWXYZ नामक अलग अलग कॉलेज में, लेकिन जरूर किसी क्रम में। कोई महिला ना तो बिजनेसमैन है ना ही स्टॉक ब्रोकर। ध्यान देना है,
कि महिला जो होगा वो ना तो बिजनेसमैन होगा, जो चीज़ कंडीशन है वो ना तो स्टॉक ब्रोकर होगा, ठीक है। महिला कभी नहीं हो सकता। कह रहा सी डॉक्टर होगा कॉलेज एक्स से पास हुआ। सी क्या है? सी जो है वो क्या है? डॉक्टर है, ठीक है। सी जो है वो डॉक्टर है और ये कौन से कॉलेज से पास हुआ? एक्स कॉलेज से। उसके बाद कह रहा है ए की पढ़ाई कॉलेज बाई में हुआ। ए का जो पढ़ाई होता है वो कौन सा कॉलेज में? बाई में। कॉलेज इधर लास्ट में तो लास्ट में लिखा है। उसके बाद कह रहा बी प्रोफेसर नहीं है। बी प्रोफेसर नहीं, बी कभी भी प्रोफेसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी प्रोफेसर नहीं होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में ई बैंकर, उसकी पढ़ाई कॉलेज एस से हुआ। ई क्या है? बैंकर, और इसका जो पढ़ाई हुआ वो किससे हुआ है? कॉलेज एस से हुआ है। एफ स्टॉक ब्रोकर है और उसकी पढ़ाई कॉलेज पी में नहीं। एफ क्या? स्टॉक ब्रोकर। चलो भाई, एफ स्टॉक ब्रोकर। अब एक बात बताओ यार कि अगर यह स्टॉक ब्रोकर है तो क्या यह महिला होगा? नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या होगा? पुरुष होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में सी डॉक्टर और वह कॉलेज एक्स से पास होकर आई है। सी क्या है? डॉक्टर है, वह कॉलेज एक्स से पास होकर आई है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में चलो भाई, कह रहा है जी बिजनेसमैन, उसकी पढ़ाई कॉलेज भी में हुआ। जी क्या है? बिजनेसमैन है। जी जो है वो क्या है? बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। उसकी पढ़ाई कौन सा कॉलेज में हुआ है? भी में हुआ है। देखो बिजनेसमैन स्टॉक ब्रोकर महिला नहीं होगा तो ये भी क्या होगा? पुरुष होगा। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में प्रोफेसर की पढ़ाई कॉलेज जेड में हुआ है। प्रोफेसर की पढ़ाई कॉलेज जेड में, हमको पता नहीं कि प्रोफेसर कौन है, लेकिन प्रोफेसर की पढ़ाई जो है वो कॉलेज जेड में हुआ है, ठीक है। चलो, वकील की पढ़ाई कॉलेज पी में हुआ है। वकील का पढ़ाई जो है कॉलेज पी में हुआ है। कोई भी महिला कॉलेज बाई और कॉलेज एस में नहीं पढ़ा। कोई भी महिला कॉलेज बाई और एक्स में नहीं पढ़ा, बाई और एस में नहीं पढ़ा, यानी कि महिला इसमें नहीं होगा तो ये क्या होगा? पुरुष होगा। और ये भी क्या होगा? पुरुष होगा। तो 1 2 3 4 गो तो पुरुष हो गया, तो बाकी ये जो 3 गो है वो क्या हो जाएगा? महिला हो जाएगा, ठीक है। 3 गो क्या हो जाएगा? महिला हो जाएगा। अब कह रहा है बी जो है वो प्रोफेसर नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, बी प्रोफेसर नहीं है। बी प्रोफेसर नहीं है, ठीक है। अब देखो भाई, अब पुरुष के लिए क्या कंडीशन है वो यहाँ पर देखो, कोई भी महिला कॉलेज बाई एस में कर रहा है कि वकील की पढ़ाई कॉलेज पी में हुआ है। वकील का पढ़ाई कॉलेज पी में हुआ है। चलो भाई, ये हो जाएगा वकील, और वकील का जो पढ़ाई वो कौन से कॉलेज में हुआ है? पी में हुआ है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में जी बिजनेसमैन, उसकी पढ़ाई भी में हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रोफेसर की पढ़ाई कॉलेज जेड में हुआ है। प्रोफेसर की पढ़ाई, चलो भाई, तो ये तो जेड नहीं होगा, यहाँ पर जेड हो जाएगा, है ना। तो और ये जेड होगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रोफेसर हो जाएगा, क्योंकि प्रोफेसर की पढ़ाई कॉलेज जेड में हुआ है, ठीक है। यानी डी जो मेरा होगा वो क्या हो जाएगा? प्रोफेसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में 2 चीज़ हमको छूटा है, एक स्टॉक ब्रेकर और एक ए वाला का, है ना। चलो भाई, तो यहाँ पर छूटा कौन है? कोई इंजीनियर छूटा, एक इंजीनियर छूटा और एक इधर, तो इधर छूटा कौन? तो कॉलेज एगो छूटा कौन? डब्लू, तो यहाँ डब्लू हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? इंजीनियर हो जाएगा। देखो सीटिंग अरेंजमेंट बनाना ही तो एक का कंडीशन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो पुरुष कौन कौन है? ए है, ई है, एफ और जी है, ठीक है। देखो 49 नंबर को रहा है कौन सा महिलाओं का प्रतिनिधित्व करता है? तो महिला कौन है? बी, सी और डी, ठीक है। चलो भाई, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।